आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। यानी कि किसी स्ट्रिंग यानी धागे या किसी रस्सी के अंदर टेंशन कैसे पैदा होती है। बेसिकली अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन है क्या। टेंशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो टेंशन को हम लिख सकते हैं कि टेंशन फोर्स इज अ फोर्स डेवलप इन अ रोप स्ट्रिंग और केबल व्हेन स्ट्रेच्ड अंडर एन अप्लाइड फोर्स। यानी कि टेंशन एक फोर्स ही है जो कि डेवलप होती है कि इसके अंदर रोप यानी रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग यानी धागे के अंदर या केबल के अंदर, कब जब उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगे यानी फोर्स लगे उसको स्ट्रेच करे। यानी कि अगर मैं इस तस्वीर में बात करूं तो अगर आप देखें तो इस रस्सी को ये दोनों इंसान खींच रहे हैं। अब अगर ये खींच रहा है, ये दोनों खींच रहे हैं, तभी तो इसके अंदर खिंचाव पैदा हो रहा है और उस खिंचाव को हम क्या कह रहे हैं, टेंशन। अब इनमें से अगर एक ने भी अगर छोड़ दिया, अगर लेट से मैं कहूं कि इस औरत ने इसे छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो रस्सी के अंदर जो खिंचाव है वो पैदा नहीं होगा। तो फिर हम कहेंगे इसके अंदर टेंशन नहीं है। यानी टेंशन को किसी रस्सी के अंदर पैदा होने के लिए, खिंचाव को पैदा होने के लिए दोनों तरफ से खींचना जरूरी है। अब इसको मजीद अच्छा समझने के लिए फर्ज करते हैं कि ये कोई डब्बा पड़ा है किसी जमीन के ऊपर, और यहाँ पर कोई बंदा जो कि इस डब्बे को अपनी तरफ खींचना चाहता है, अपने पास लेकर आना चाहता है। लेकिन जाहिर है ये कोई मकनतीस तोड़ी है जो इसको एकदम से खुद ब खुद खींचेगा। तो ये बंदा क्या करता है कि रस्सी का इस्तेमाल करता है। क्या करता है कि एक बड़ी सी रस्सी लेता है और इस डब्बे के ऊपर से लपेट देता है, या आप कह लें कि इसको आर पार लपेट देता है ये बंदा। और जब लपेटने के बाद वो क्या करता है कि इस रस्सी को यहाँ से अपनी तरफ खींचता है, और खींचने की यानी फोर्स लगाने की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। यानी ये इसे अपनी तरफ पुल कर रहा है, पुल कर रहा है। अब क्या हुआ, जब इसने फोर्स लगाई इस स्ट्रिंग के ऊपर, इस रस्सी के ऊपर, तो जाहिर है रस्सी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अब जाहिर है उनके ऊपर भी तो फोर्स लगी है ना। और वो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, वो जाहिर है किस तरफ है, वो इस तरफ है। अब ये जो बंदे ने फोर्स लगाई जिसको अप्लाइड फोर्स हम कह रहे हैं, जो कि ये एफ है, ये इस रस्सी के ऊपर लगाई। इस रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, वो जो एटम्स हैं, उनको वो जाहिर है इस तरफ खींचे होंगे। ये इस तरह खींचा होगा, फिर इसने साथ वाले को भी इस तरफ खींचा होगा, फिर उसने साथ वाले को खींचा होगा, और करते करते साथ 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 करते करते ये जो फोर्स है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर हो गई। और करते करते जब यहाँ तक आई, तो चूंकि ये जो एटम्स हैं, ये जाहिर है ये आगे जो रस्सी के एटम्स हैं ये जाहिर है डब्बे के साथ अटैच है ना, तो वो डब्बे को भी क्या करेंगे, इस तरफ लेकर आ जाएंगे। और करते करते ये डब्बा जो है वो इस तरफ मूव करने लग जाएगा। अब ये जो पार्टिकल्स, ये जो स्ट्रेचनेस है ना पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल इस तरफ जो जाना शुरू हुए हैं, या फोर्स जिनकी कह रहे हैं आप स्ट्रेचनेस आई है, ये बेसिकली क्या कहलाती है, टेंशन कहलाती है। और इस टेंशन की वजह से फिर आप कह लें कि जो ये डब्बा है ये इस तरफ जाना शुरू हो गया होगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या जो फोर्स इस बंदे ने लगाई वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई? नहीं, असल में इस बंदे ने वो जो फोर्स लगाई वो रस्सी के ऊपर लगाई है। फिर वो रस्सी से ट्रांसमिट होकर यानी ट्रांसफर होकर इस डब्बे तक आई, और वो ट्रांसफर हुई वाली फोर्स, उसको जो कि रस्सी के थ्रू हुई, उसको हम टेंशन कह रहे हैं। उसकी डायरेक्शन इस तरफ क्यों है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इस तरफ है और पार्टिकल इसी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो टेंशन भी किस तरफ है, इस तरफ है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये डब्बा है, इसके ऊपर टेंशन वाली फोर्स लग रही है, ना कि अप्लाइड फोर्स, यानी ना कि एफ जो कि बंदे ने लगाई। और ये बंदा इस डब्बे को क्या कह रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और ये खींचना जो है ये अप्लाइड फोर्स तो है, सॉरी अप्लाइड फोर्स तो ये लगा रहा है, लेकिन ये टेंशन क्या कर रही है, ये इसको हेल्प करा रही है कि ये इसको अपनी तरफ खींचे यानी पुल करे। तो मैं कह सकता हूँ ना कि टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, क्योंकि ये पुल करवा रही है इस डब्बे को इस बंदे की तरफ, तो इसको हम पुलिंग फोर्स भी कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा लेफ्ट पे कर लेते हैं और एक और एग्जाम्पल को ले आते हैं, और इसमें समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये कोई बंदे का हाथ है जिसने इस बॉल को इस रस्सी के थ्रू होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। वरना अगर ये पकड़ के रस्सी के थ्रू यहाँ पे पकड़ता ना, तो ये बॉल नीचे ना चला जाता, नीचे गिर जाता।
लेकिन इस बंदे ने इस रस्सी को जो कि बॉल के साथ अटैच है इसको पकड़ लिया, तो उस वजह से रोक के रखा, होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा, जिसकी वजह से बॉल भी नीचे नहीं गया। अब अगर आप देखें तो अप्लाइड फोर्स कौन लगा रहा है? ये बंदे का हाथ, बंदा लगा रहा है जिसका ये हाथ है। लेकिन वो अप्लाइड फोर्स बेसिकली इस रस्सी के अंदर जो एटम्स हैं, जो कि लेट से मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ येलो कलर के, ये एटम्स जो हैं ये जाहिर है इनके ऊपर फोर्स लगी है, तो ये स्ट्रेच हुए हैं। किस तरफ हुए हैं? जाहिर है ऊपर की तरफ हुए हैं। इसका मतलब है ये जो स्ट्रेचनेस आई है स्ट्रिंग के अंदर, जिसको हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, टेंशन, तो यानी एक टेंशन पैदा होगी है इस रस्सी के अंदर, और वो टेंशन जाहिर है ट्रांसमिट होते होते इस बॉल जो है, जो कि यहाँ पर इसके साथ ये रस्सी अटैच है, तो ये जो एटम्स मोलिक्यूल्स होंगे ये इस बॉल को तामे रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो अप्लाइड फोर्स है जो बंदा लगा रहा है वो इस बॉल के ऊपर नहीं लग रही, बल्कि कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन वाली फोर्स लग रही है। और जैसे मैंने कहा, ये अगर रस्सी ना होती या बंदा ने रस्सी के थ्रू पकड़ा ना होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता। नीचे क्यों गिर जाता? क्योंकि इसका कोई ना कोई वेट होता, और वेट क्या है? ये वो फोर्स है जो ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। जैसे फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वेट जो कि नीचे की तरफ है और टेंशन जो कि ऊपर की तरफ है। अब अगर ये बंदे ने इस बॉल को सिर्फ पकड़ के सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ है, यानी ना ऊपर लेकर जा रहा है ना नीचे लेकर जा रहा है, अगर होल्ड करके सिर्फ रखा हुआ है, यानी ये बॉल जो है ये रेस्ट पर है अगर फर्ज करें, तो रेस्ट का होने का क्या मतलब है कि इस बॉल के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सम क्या है? जीरो है। यानी टेंशन और वेट क्या होनी चाहिए फिर? बराबर। कैसे बोला कि अगर हम देखें इस बॉल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक है टेंशन जो कि ऊपर की तरफ है, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड पे यानी दूसरी तरफ क्या है? वेट है जो कि नीचे की तरफ है। लेकिन चूंकि ये बॉल रेस्ट पर है तो मैं कह सकता हूं ना कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? बराबर हैं, तभी तो ये चीज मूव नहीं करी, तभी तो ये बॉल ऊपर या नीचे जा नहीं रहा। कोई एक फोर्स भी ज्यादा होती तो ये उस तरफ चली जाती, लेट से टेंशन ज्यादा होती तो ऊपर की तरफ चली जाती बॉल, वेट ज्यादा होता तो नीचे की तरफ चली जाती। लेकिन चूंकि बराबर है, रेस्ट पर है, तो ये दोनों बराबर हैं फोर्सेस। अब आप कहेंगे कि हमने तो एफ फोर्स लगाई थी, ये टेंशन कहाँ से आई? तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये फोर्स इस बॉल के ऊपर नहीं लग रही, ये फोर्स इस स्ट्रिंग के ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। और वो टेंशन यानी खिंचाव जो इस रस्सी के अंदर है वो इस बॉल के ऊपर लग रहा है। अब अगर मैं चले वापस इसी एग्जांपल पे आ जाऊं, तो क्या ये डब्बे का कोई ना कोई मैस है ना जिसको हम खींच रहे हैं, मादा है ना जिसको ये बंदा खींच रहा है, लेट से वो मादा, वो मैस कितना है? mb, यानी मैस ऑफ द बॉडी। लेकिन क्या ये जो टेंशन है, रस्सी है, इसका कोई ना कोई मैस नहीं है? एटम है तो मैस भी होगा ना। अब इसका मैस लेट से हम कहते हैं वो क्या है? ms, यानी मैस ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो मैस ऑफ द बॉडी है, डब्बे का मैस है, ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू स्ट्रिंग के मैस के। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो मैस ऑफ स्ट्रिंग है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो बहुत छोटा है मैस ऑफ द बॉडी यानी इस डब्बे के मैस से, तो हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम इसको क्या करें? इग्नोर, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक कोई चीज़ हमने, कोई मैस है, कोई डब्बा है, उसको एक रस्सी के थ्रू हमने एक चीज़ के साथ, एक चले दीवार के साथ कह लें, बांधा हुआ है, और ये जो डब्बा है ये लटक रहा है जाहिर है, और ये बेसिकली किस चीज़ के साथ? जैसे मैंने बताया कि दीवार के साथ बंधा हुआ है। अगर आप देखें तो जाहिर है ये डब्बे का कोई ना कोई वेट है जो कि क्या है? नीचे की तरफ है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो क्या है? W। अब चूंकि ये रस्सी एक साइड से बंधी हुई है, यानी किसी चीज़ ने, दीवार ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, हमने दीवार के साथ इसको बांधा हुआ है। जैसे वैसे ही जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस बंदे ने इस रस्सी को होल्ड किया हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर इस दीवार ने, जो कि ऊपर ये रेड कलर में आपको नजर आ रही है, उसने इस रस्सी को होल्ड करके रखा हुआ है। और चूंकि नीचे से भी नीचे जाना चाह रही है, डब्बे के ऊपर फोर्स लग रही है जो कि नीचे की तरफ है, और ये स्ट्रिंग डब्बे के साथ अटैच है, और स्ट्रिंग जो है यानी रस्सी जो है वो इधर इस दीवार के साथ बंधी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी इसको किसी चीज़ ने फोर्स लगाई हुई है, पकड़ के रखा हुआ है, और नीचे भी एक वेट है जो कि डब्बा बेसिकली नीचे जा रहा है, जो कि डब्बा इसके साथ बंधा हुआ है, तो नीचे की तरफ भी इस रस्सी के ऊपर मतलब एक फोर्स लग रही है।
तो असल में क्या है इसका, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस रस्सी के अंदर एक खिंचाव पैदा हो रहा है, और वो खिंचाव जाहिर है इस यहाँ पे जो हमने जिसको बांधा हुआ है उसकी वजह से है। और वही बात कि चूंकि हमने बांधा हुआ है तो जो एटम्स हैं वो ऊपर की तरफ मतलब स्ट्रेच होंगे, खिंचेंगे, तो जिसकी वजह से इस रस्सी के अंदर एक टेंशन पैदा होगी जो कि ऊपर की तरफ होगी, जिसको मैं यहाँ पे टी से शो कर रहा हूँ। चूंकि अगेन मैस अपनी जगह पर ही है तो इसका मतलब है यानी हिल नहीं रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि वेट और टेंशन आपस में क्या है, बराबर है। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से वही डब्बा है, एक जमीन के ऊपर पड़ा है। अब जरा अभी हमने रस्सी वगैरह कुछ नहीं कनेक्ट की। अब अगर आप देखें तो ये डब्बा अपनी जगह पर मौजूद है, जाहिर है इसका कोई ना कोई वेट है जो कि नीचे की तरफ है, जिसको मैं डब्ल्यू कह रहा हूँ। और ये जो ज़मीन है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो कि ऊपर की तरफ है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है जो कि कोई सरफेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। अब अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो डब्बा है, ये अपनी जगह पे मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ कि वेट और नॉर्मल, नॉर्मल जो कि बेसिकली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस वाले फोर्स को ना, तो वो दोनों बराबर होंगे तभी तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे। अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा होती तो या तो ऊपर या तो नीचे चला जाता। लेकिन हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, ये एक बंदा था जो कि इस डब्बे को अपनी तरफ खींच रहा था। चले मैं इस रस्सी को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इस रस्सी को वो खींच रहा था जाहिर है, और जो कि बेसिकली डब्बे के साथ ये रस्सी अटैच थी, तो ये डब्बा भी जाहिर है इस तरफ जाना शुरू हो गया होगा। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये बंदा जो फोर्स लगा रहा था वो एफ थी, और वो किस चीज़ के ऊपर लगा रही थी, फोर्स लगा रहा था इस रस्सी के ऊपर। लेकिन इस रस्सी के अंदर एक नई फोर्स पैदा होगी जिसको हमने टेंशन कहा, और हमने ये कहा कि उस टेंशन की डायरेक्शन ये है। और साथ साथ हमने कहा ये जो डब्बा है इसके ऊपर टेंशन एक्ट हो रही थी, फोर्स नहीं। तो इसका मतलब है अगर ये डब्बा इस तरफ मूव करना चाह रहा है, यानी इस तरफ जा रहा है, मूव करेगा, हरकत करेगा, तो वो कौन सी फोर्स की वजह से होगा, वो इस टेंशन फोर्स की वजह से होगा। हाँ, वो टेंशन फोर्स इस फोर्स की वजह से आई है, बंदे की वजह से, लेकिन हम इसको यही कहेंगे कि डब्बे के ऊपर कौन सी फोर्स अगली है, टेंशन वाली फोर्स। यानी ये डब्बा अगर मूव करेगा तो इसके अंदर जाहिर है एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो और एक्सेलरेशन जो है मैं उसको लिख सकता हूँ ना कि कोई चीज़ जब मूव करती है तो उसके अंदर वो किसी फोर्स की वजह से होती है। तो लेट से कि मैं कहूँ कि एक फोर्स लग रही है और उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी है, और जबकि ये हम उसको लिख देते हैं कब या कैसे, बेसिकली हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे जिसका मैस m हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है, जिसकी इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब फोर्स कौन सी है, जाहिर है ये तीनों फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स की वजह से पैदा हो रही है, वो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से नहीं, वेट की वजह से नहीं, टेंशन की वजह से। क्योंकि इन दोनों फोर्सेस ने तो एक दूसरे को ख़त्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन या मैं ये जो एम ए है जो कि ये बताता है कि एक्सेलरेशन एक बॉडी के अंदर पैदा होगी है जिसका मैस m है, जो कि मैं यहाँ पे कह भी देता हूँ कि इसका मैस क्या है, m। और वो किस वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगी है, बेसिकली टेंशन लगाई हुई फोर्स की वजह से। जबकि आपके जहन में ये होगा कि ये एक्सेलरेशन है क्या। असल में एक्सेलरेशन हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन पैदा होती है। अब वेलोसिटी क्या है, बेसिकली स्पीड यानी रफ्तार, और साथ खास डायरेक्शन को अगर हम देखें तो रफ्तार जाहिर है यहाँ से यहाँ तक चल के गया होगा तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी ना। तो वो स्पीड किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम कह सकते हैं ना कि वो वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं और स्पीड को भी देख रहे हैं, तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। और वो तब्दील हो रही है, यहाँ पे रुका हुआ था फिर हरकत करना शुरू हो गया, रफ्तार चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई, यानी और किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, यानी एक्सेलरेशन पैदा हो गया। और वो किस वजह से, कौन सी फोर्स की वजह से, वो टेंशन वाली फोर्स की वजह से। तो आज हमने टेंशन इन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा।